नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। सोना चांदी आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि रिकॉर्ड हाइज इन दोनों ही कमोडिटीज में बनते हुए नजर आए हैं। सोना 1,45,000 रुपए के पार निकलता हुआ नजर आया है और वो चांदी है जो 3 लाख रुपए प्रति किलो पे अब यहाँ पर पहुंच चुकी है। अच्छी खासी तेजी सोने और चांदी दोनों में देखने को मिली है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात की जाए तो सोने ने अब तक इस साल में करीबन 8% के गेंस दिखाए हैं और चांदी उसके सामने आपको करीब 26% की तेजी दिखाती हुई नजर आई है। भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बढ़त ज़्यादा है क्योंकि रुपए में गिरावट भी जारी है। 91 के आसपास के रुपए की वजह से भारतीय बाजारों में जो तेज़ी है वो यहाँ पर कई गुना ज़्यादा देखने को मिली है। किस तरह से यहाँ पर आगे जाकर मूड रह सकता है, जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, रोज़ाना यहाँ पर कोई नित नई स्टेटमेंट है, कोई नया यहाँ पर पॉलिसी है जिसका सीधा असर सेफ हेवन बाइंग के तौर पर सोने चांदी में होता हुआ नजर आया है। हमारे साथ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता हैं, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल शाह हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह की तेजी और किस तरह के मूव्स यहाँ से बनते हुए नजर आ सकते हैं। कुणाल, सबसे पहले चांदी, जिस तरह की तेजी यहाँ पर कायम है, जिस तरह के लेवल्स की बात हम इस साल के एंड तक कर रहे थे कि 2.25-3 लाख तक यहाँ पर प्राइसेस पहुंचते हुए नजर आएंगे, वो फर्स्ट हाफ जनवरी में होता हुआ नजर आया है। So, Manisha ji, we are at the very critical scenario in the geopolitical landscape of the world, जहाँ पे we are at the verge of breaking up of NATO allies. तो अगर आप देखेंगे जो वीकेंड में जो डेवलपमेंट हुए हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, एवरीवन इज अपोजिंग यूएस जो ग्रीनलैंड को अक्वायर करने के लिए लगातार स्टेटमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर नेटो अलाई जो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री अलायंस जिसे कहा जाता है और इसमें अगर ब्रेक होता है और तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट बिकॉज देन यूएस will no longer support the European nation and everyone will be on their own. So geopolitically, every day we are entering a new danger phase as far as the global scenario is concerned. और ऐसे में रिस्की एसेट में आप कैसे रहोगे? सो सब लोग सेफ्टी ढूंढ रहे हैं और सेफ्टी गोल्ड और सिल्वर में ही सबको दिख रही है और इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर नए हाई पे हाई लगा रहा है। सो आई थिंक दिस इज मोर टू डू विद द जियोपॉलिटिकल। अभी जैसे कोई यूएस डेट, यूएस इंटरेस्ट रेट कट, ये सब तो कोई बात करना ही छोड़ दिया है। अभी एक ही चीज है फोकस में, दैट इज जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट इज वर्सनिंग। तो मेरी राय में ये तेजी कंटिन्यू रहेगी और कोई रीजन नहीं है कि प्राइजेस नीचे आने चाहिए नियर टर्म में। हर डिप पे बाई करने का ही मेरा लास्ट ही मंडे को मैंने मेरे टारगेट्स अपवर्ड रिवीजन किए थे $4,800 के और ऐसा लग रहा है कि हर हफ्ते नए नए टारगेट अपवर्ड रिवीजन करने पड़ेंगे, ऐसा ही चलता रहा तो। कुणाल, आप कहेंगे कि एक लॉन्गर टर्म विजन लेना, जिस तरह के माहौल में हम लोग हैं, चार्ट्स पर या फंडामेंटल्स के बेसिस पे अब ऑलमोस्ट ना के बराबर है? आई थिंक चार्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट आता है जियोपॉलिटिकली तो चार्ट तो इसमें कोई वर्क करने वाला है नहीं। दूसरी बात है फंडामेंटल्स, तो फंडामेंटल तो गोल्ड के जैसे डिमांड और सप्लाई है, तो डिमांड और सप्लाई जैसे ही कोई अनसर्टेनिटी आती है ऐसे गोल्ड मैं एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ पूरे गोल्ड में लास्ट 6 महीने से। मंडे को ही प्री ओपन में ही $40-50 गोल्ड ऊपर खुलता है। तो समझो लास्ट 6 महीने में गोल्ड अगर $500 बढ़ा है तो मंडे को ही उसपे से 70% मूव मंडे को ही हो गया है इंडियन मार्केट ओपन होने के पहले। तो किसी को चांस ही नहीं दे रहा है ये। आई थिंक दिस इज मोर टू डू विद वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट द जियोपॉलिटिकल scenario of the global economy is worsening very fast and that is the only reason why gold and silver are rallying right now. Forget about the supply side shortage और वो सब साइड पे है। फिलहाल सबको वरी है आगे जाके क्या होगा और इसी वजह से गोल्ड बढ़ रहा है और सिल्वर भी बढ़ रहा है। आपको लगता है अब यहाँ से कोई करेक्शन कभी आएगी आने वाले कितने समय में? तेजी की बात हम समझ चुके हैं, सभी लोग यहाँ पर अपने अपसाइड टारगेट्स रिवाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुनाफा वसूली जब आएगी, किन कारणों से आएगी और कितनी आएगी? आई थिंक प्रॉफिट टेकिंग मनीषा जी, जैसे लग रहा था सिल्वर एक बार $79-80 मैक्सिमम आ सकती है और जहां तक गोल्ड की बात करेंगे तो $4,200 तक आ सकता है। उसके नीचे अभी फिलहाल कोई प्रॉफिट टेकिंग और वो भी
वो आने के लिए कोई ट्रिगर भी नहीं दिखते हैं। कोई भी ट्रिगर ऐसे आ ही नहीं रहे हैं जिससे जैसे प्रॉफिट टेकिंग आए। हर हफ्ते जियोपॉलिटिकली सिनारियो खराब होते जा रहा है। सो आई थिंक $4,200 गोल्ड मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग और सिल्वर $79-80 मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग। और अपसाइड में इस साल के एंड तक क्या देखते हैं आप? अपसाइड में ऐसे ही चलता रहा तो इवन $5,000 आएंगे तो भी मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, और सिल्वर $100-105 आई विल नॉट बी सरप्राइज। वेल एक सोने चांदी पर यहाँ पर चर्चा अविनाश गुप्ता जी से भी कर लेते हैं। अविनाश, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं सोना चांदी? जिस तरह से कुणाल ने कहा कोई रीजन नहीं है यहाँ से शॉर्ट जाने का, कोई रीजन नहीं है बेचने का, करंट लेवल्स पे भी खरीदारी बनती है। मनीषा जी गुड मॉर्निंग। एंड मैं कुणाल की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ और कुछ हद तक सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब आप एक चीज देखिए कि राइट नाउ एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ट्रम्प्स स्टेटमेंट्स। अभी फंडामेंटल्स, टेक्निकल सारी चीजें साइड हो गई है। आज उनका मूड होता है, उन्होंने ग्रीनलैंड पे स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने अपने नेटो अलाइज को तोड़ने की तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, और 2 दिन बाद में वो उनका स्टेटमेंट आता है कि मैं नेटो अलाइज के साथ में मैं वापस से संधि कर रहा हूं और मैं ग्रीनलैंड के ऊपर मैं बात करने के लिए तैयार हूं। व्हाट विल हैपन? इट विल बी अ वोलेटाइल सिचुएशन। मैं ये जानता हूं कि तेजी 100% सामने दिख रही है, लेकिन वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस फॉर अ डीप वोलेटाइल मूवमेंट। आज $93 से $85 2 दिन में आ जाए तो 20% का ड्रॉप आएगा। आज 4600 से अगर से 4200 आता है तो 10% का डिप आएगा। तो मुझे ये लगता है कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हमको डीपर कट्स भी देखने को मिलेंगे। तेजी जरूरी है, तेजी 100% सामने नजर आ रही है। आज 20% चांदी में और 10% सोने में तेजी नजर आ रही है, लेकिन साथ की साथ उतनी ही रिस्क भी नजर आ रही है। इट इज अ वेरी वेरी कॉशियस टाइम। जिस बंदे को 100% इसका ये लगता है कि मैं इस लेवल के ऊपर सट्टा कर सकता हूं, उसी को घुसना चाहिए। इन्वेस्टर को इससे जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहना चाहिए, ये मुझे लगता है मनीषा जी। तो अगर आप स्पेक्युलेटर हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एज ऑफ नाउ थोड़ा दूर रहना चाहिए। अविनाश जी, फिजिकल मार्केट्स का हाल यहाँ पर क्या है? क्योंकि चांदी 3 लाख की है, लेकिन कुछ जिन लोगों से हमने बात यहाँ पर की है, चांदी स्पॉट मार्केट में हाजिर बाजार में 3 लाख से कम में अवेलेबल है। क्या कोई डिस्काउंट है? क्या खरीदार नहीं है, इसके लिए भाव कम है? मनीषा जी, दिवाली से पहले इंडिया में बहुत ज्यादा माल इंपोर्ट हुआ था। वहां पर उस टाइम फिजिकल के अंदर देयर वाज अ ह्यूज गैप अप। तो आज उस तरीके से उठाव नहीं आया है जिस तरीके से भाव तेजी आई है। तो उस वजह से मार्केट में डिमांड से ज्यादा सप्लाई है, और उसी वजह से और प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी बहुत आ रही है। इस वजह से लगभग 4 से 5% का हाजिर के अंदर डिस्काउंट चल रहा है, और सरप्राइजिंगली एमसीएक्स पे 3 से 4% की प्रीमियम चल रही है। तो ये बहुत ही बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो लग रहा है। और दिस इज अ फैक्ट विच इज देयर कि आज की डेट में लोग परेशान हैं इस फ्लक्चुएशन की वजह से, वोलेटिलिटी की वजह से। एक बार स्टेबिलिटी आएगी, जहां पर भी आएगी स्टेबिलिटी आएगी, तब जाकर के हाजिर में डिमांड निकलेगी, ये मुझे लगता है मनीषा जी। स्टेबिलिटी का तो नाम सुने हुए अविनाश जी बहुत टाइम बीत गया, और वॉलेटिलिटी की बात यहाँ पर लगातार है। लेकिन आगे जाकर हम यहाँ पर शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया है, बिकॉज 15-16 जनवरी के बाद हम देखते हैं वो सीजन यहाँ पर आता हुआ। इन करंट लेवल्स पे मांग आता हुआ देखते हैं, ब्राइडल डिमांड बनेगी? मनीषा जी, डिमांड कंपैरेटिवली लो है। आज हम लोग 25 से 30% का डाउनफॉल लेकर के चल रहे हैं। आज ठीक है, हमको वैल्यू में मिल रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स आर डाउन फॉर श्योर। और हर दुल्हन की जो पॉकेट है, वो पॉकेट में उसकी एस्पिरेशन सेट नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से भी उसको भी नाराजगी है और उसको भी डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, क्योंकि जिस तेजी से सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से बजट किसी भी कंज्यूमर का नहीं बढ़ रहा है। उसकी वजह से हम लोग वॉल्यूम में डाउन देख रहे हैं। लेकिन बाजार में डेफिनेटली जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और वो आ रहे हैं और माल बिक रहा है। लेकिन वॉल्यूम में 25 से 30% की मद्दी है मनीषा जी। अविनाश जी, जहाँ तक चांदी की बात है, और जैसे आपने कहा यहाँ पर एक डिस्काउंट फिलहाल हमने फिजिकल मार्केट्स में बनता हुआ देखा है,
और जिस तरह से कुणाल का व्यू है कि चांदी अभी मुनाफा वसूली दिखाए, उससे पहले और तेजी दिखा सकती है, इन करंट लेवल्स पे अगर बायर्स नहीं है, ना ज्वेलरी के लिए, ना आर्टिकल्स के लिए, ना इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको लगता है जब तक भाव 3 लाख के ऊपर रहते हैं ये कंसर्न बनी रहेगी? मनीषा जी देखिए, ईटीएफ के अंदर फ्लो बहुत ज्यादा है और यहाँ पे इंडिया इज नॉट ड्राइविंग द प्राइसेस ऑफ मेटल्स, जी। इट इज इंटरनेशनल मार्केट विच इज ड्राइविंग द मार्केट। आज हम शंघाई की बात करें तो शंघाई के अंदर फिजिकल के अंदर देयर इज अ प्रीमियम। तो आज हमको ओवरऑल सिनेरियो वर्ल्ड का देखना है, तो वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में सिल्वर इज रनिंग इन प्रीमियम्स व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल मार्केट्स। लेकिन इंडिया में बिकॉज सप्लाई इज मोर देन डिमांड, उसकी वजह से इंडिया के अंदर इट इज गोइंग एट अ लोअर प्राइस कंपेयर टू द एमसीएक्स मार्केट्स। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई ये डिफरेंस की वजह से प्राइस के ऊपर कोई इंपैक्ट आएगा। डिमांड डेफिनेटली इज अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज। मुझे ये लगता है कि ये आगे भी चलेगा और at the end of 2026, I will not be surprised to see the silver price at $150 in international market. It will not be a surprising for me. लेकिन जो स्पीड के ऊपर दाम बढ़ रहे हैं, this is scary and this is concerning to me, मनीषा जी। वेल एब्सोल्युटली, जिस तरह की स्पीड है और बाजार में कोई करेक्शन नहीं है, बाजार में कोई बिकवाली नहीं है, मुनाफा वसूली नहीं है, ये थोड़ी सी अजीब मार्केट ऑफ कोर्स हमने बनती हुई देखी है। बहुत शुक्रिया अविनाश जी साथ जुड़ने के लिए, वो इंटरनेशनल और इंडियन मार्केट्स का तालमेल बताने के लिए। कुणाल, एक पॉइंट जो अविनाश जी यहाँ पर बना रहे थे वो ये कि फिजिकल में 4 से 5% का डिस्काउंट है, एमसीएक्स में 3 से 4% का प्रीमियम है, उसे आप कैसे रीड कर रहे हो? आई थिंक फिजिकल में जैसे अभी टाइम बिंग के लिए सप्लाई ज्यादा है और इंडिया की इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी मेरे हिसाब से कम है, वो हिसाब से ये सिनेरियो है। बट 1 month 2 month डाउन द लाइन आई थिंक दिस सिनेरियो के अगर ऐसे ही प्राइजेस चलते रहे तो ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ इंडिया में सप्लाई का कोई इश्यू नहीं है। कॉपर की बात करते हैं, टिन की बात करते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाइज के आसपास इन दोनों ही मेटल्स में कारोबार। यहाँ पर भी आपको लगता है कि जिस तरह का स्पेकुलेटिव मनी, स्मार्ट मनी हमने प्रेशस मेटल्स में आता हुआ देखा है, कुछ वही हाल यहाँ पर बेस मेटल्स का भी है। और ऑब्वियसली जिस तरह से चाइना का डेटा आया है, मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स, इंडस्ट्रियल डेटा, एक्सपेक्टेशन से बेहतर, मंथ ऑन मंथ भी बहुत बेहतर। देखिए, कॉपर में तो अभी रैली स्टार्ट हुई है, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। तो कॉपर के फंडामेंटल तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। कॉपर में आपको कभी भी वॉलेटिलिटी के कारण 30-40 रुपया डिप आएगी ऐसा समझ के ही लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट रखनी चाहिए। कॉपर इज हेडिंग टुवर्ड्स 1500 रुपीज ऑन एमसीएक्स एंड $15,000 ऑन एलएमई इन नेक्स्ट 2 to 3 months। बाकी मेटल्स के लिए क्या सिनेरियो है? सब तेजी है क्योंकि चाइना अपनी स्मेल्टिंग कैपेसिटी 10% से कम कर रहा है, एल्यूमिनियम में, कॉपर में, सब में। तो ऐसे टाइम पे जहाँ पे देयर इज अ रश एंड देयर इज अ रन फॉर बाइंग कमोडिटीज, ऐसे टाइम पे सप्लाई और श्रिंक हो रही है। तो आगे जाके जो क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मेटल है, जो एआई, डेटा सेंटर्स, ईवी, इसके लिए काम लगने वाले हैं, वो सब में बाइंग रहने ही वाली है एंड कॉपर इज वन ऑफ देम। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बुल रन कमोडिटी का जैसे जैसे चाइना, इंडिया, दूसरी कंट्रीज डॉलर की जो उनकी ट्रेजरी की होल्डिंग बेचेगी, सामने कमोडिटी लेते हुए नजर आ रही है। सो इट्स अ स्ट्रेटेजिक बाइंग मोर देन द एक्चुअल डिमांड, बट दिस विल कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम बिफोर इट एंड्स। फाइनल सवाल यहाँ पर कच्चे तेल पे, और यहाँ पर हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार है, और पिछले कुछ समय में हमने 62 to 65 का यहाँ पर ब्रेंट का एक रेंज बनता हुआ देखा है। कुणाल, स्लाइटली ऑन द हायर रेंज, जिस तरह से हमने पिछले कई महीने देखे उससे तो काफ़ी बेहतर कारोबार यहाँ पर है। लेकिन क्रूड के लिहाज से भी यहाँ पर बहुत ही सारा पुल एंड पुश है, कई तरीके की न्यूज़ है जिसको यहाँ पर क्रूड रिएक्ट कर रहा है। क्रूड भी तेजी लग रही है मनीषा जी, बिकॉज क्रूड के फंडामेंटल आप देखेंगे तो यूएस का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है इट्स एट ऑल टाइम लो लेवल, और यहाँ से धीरे धीरे जो यूएस के जो 5 बेसिन है उसमें से पर्मियन बेसिन में ही ग्रोथ आता था जब तक सप्लाई इंक्रीज की बात थी। अभी पर्मियन बेसिन भी वहाँ पे फ्लैट हो गया है, तो यूएस से सप्लाई ग्रोथ आने के चांस नहीं है। और ऐसे टाइम में जब ईरान के ऊपर अटैक की बातें हो रही है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो दिस विल फ्लेयर अप ऑयल प्राइसेस, तो शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। ऑयल इज गोइंग, उस पर जियोपॉलिटिकल प्रीमियम और बिल्ट होगा
भले अभी के फंडामेंटल बहुत तेजी के नहीं है, बट आगे के फंडामेंटल क्रूड के तेजी के नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल एंड बिकॉज ऑफ द यूएस सप्लाई फ्लैटनिंग आउट। पॉइंट टेकन। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली सभी मेटल्स में यहाँ पर शॉर्ट करके काम नहीं करना है, आगे हल्की सी बढ़त नजर आती है, बाइंग में ही रहना है आपको, चाहे वो एनर्जी है। और बाय द वे नेचुरल गैस प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि बिटवीन ओवरऑल हमने जो एनर्जी पैक आता हुआ देखा है उसमें नेचुरल गैस में आज अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। 10.25-10.5% की तेजी के साथ नेचुरल गैस में कारोबार है। क्रूड में जैसे कुणाल हमें कह रहे हैं बाइंग करके ही आपको काम करना है। सोने चांदी में खरीदारी की राय जारी है यहाँ पर। और जहाँ तक मेटल्स की बात है, कॉपर में रैली शुरू हुई है, एल्यूमिनियम जिंक में यहाँ पर खरीदारी करके काम करना है। तो ओवरऑल कमोडिटीज में जिस तरह का सपोर्ट है जियोपॉलिटिक्स की वजह से, मैक्रोज की वजह से, चाइना के स्ट्रॉन्ग डेटा की वजह से, डॉलर इंडेक्स में डिक्लाइन की वजह से, वो सारे का सारा फायदा हमने यहाँ पर इन सभी टैंजिबल कमोडिटीज में आता हुआ देखा है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि भारतीय बॉन्ड्स में आज हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार शुरू होता हुआ नजर आया। वो इसलिए क्योंकि 10 साल की जो यूएस ट्रेजरी यील्ड है वहाँ से हमने कुछ इसको सपोर्ट मिलता हुआ देखा। साथ ही साथ जो स्टेट बॉन्ड की सप्लाई है वहाँ पर कम हमने इशुएंसेस आते हुए देखे हैं, वहाँ से भी मार्केट्स में कुछ सपोर्ट बना। कल इंटरेस्टिंग डे होगा बिकॉज 6 स्टेट्स का यहाँ पर टोटल इशुएंस 130 बिलियन जुटाने का है। अर्लियर ये नंबर 386 बिलियन का था। तो क्लियरली अनुमान से जो कम नंबर्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं उसका भी कुछ फायदा यहाँ पर मार्केट्स उठाती हुई नजर आएंगी। एक बड़ा नाम यानी कि केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड की फंड जुटाने की योजना है और वो 10 साल के बॉन्ड्स के जरिए 15 बिलियन रुपया यहाँ पर जुटाना चाहते हैं। कॉर्पोरेट से जिन कॉर्पोरेट्स ने यहाँ पर फंड्स जुटाए हैं, जो पिछले हफ्ते के बड़े नाम हैं जो यहाँ पर एब्सोल्युटली गो थ्रू होते हुए नजर आए हैं, उनमें से सबसे बड़ा ऑफकोर्स यहाँ पर टोरेंट फार्मा है। AA+ बॉन्ड रेटिंग है इसको क्रिसिल की तरफ से और 110 बिलियन रुपया यहाँ पर ये जुटाते हुए नजर आए हैं। दूसरा बड़ा नाम यहाँ पर सम्मान कैपिटल है, जहाँ पर 1.15 बिलियन रुपए के तौर पर NCDs के द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा यहाँ पर इन्होंने इशुएंस क्रिएट की है। मुथूट फाइनेंस में भी हमने अच्छी खासी खरीदारी और बहुत जल्द वो बॉन्ड्स यहाँ पर इशुएंस खत्म होते हुए देखे। 3 बिलियन इनका भी यहाँ पर लक्ष्य है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए तो 5.08 बिलियन NCD प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इन्होंने भी यहाँ पर इशुएंस की है। साथ ही साथ PNB हाउसिंग फाइनेंस 3 बिलियन बॉन्ड के जरिए जुटाने की कोशिश में रहा। मैच्योरिटी 5 साल की है इस बॉन्ड्स के लिए। बात करें पावर फाइनेंस कॉर्प की तो 50 बिलियन रुपीस यहाँ पर भी जुटाने की बात थी और एक्सिस फाइनेंस ने भी यहाँ पर 1.5 बिलियन यहाँ पर परपेचुअल बॉन्ड के तरीके से जुटाने की कोशिश की है। तो काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। आपको याद दिला दें कि जो 3 ट्रिलियन इंडियन बॉन्ड मार्केट जो है डेट मार्केट है, उसमें कॉर्पोरेट डेट का जो हिस्सा है वो यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। 2024 और 25 के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग है और मार्केट्स मानती हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिहाज से 2026 में भी यहाँ पर हम बड़े नंबर्स, बड़े इशुएंसेस आते हुए देखेंगे। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.